गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग रैट इग्नाइटर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टोपैरासिटिसाइड्स के बारे में। एक्टोपैरासिटिसाइड्स। So what is ectoparasiticides? Ectoparasiticides are the agents used to kill or eradicate animal parasitic infesting the external surface of the body. अगर नहीं समझ में आया तो अब हिंदी में समझाते हैं। जो भी एक्टोपैरासाइट एनिमल की बॉडी पे पाया जाता है उसको किल करने के लिए जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासिटिसाइड्स। तो हम इसकी आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा क्लासिफिकेशन वो पढ़ने वाले हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स मेनली जो होते हैं वो हमें क्लास इंसेक्टा की कवर करने होते हैं। तो क्लास इंसेक्टा में भी मैंने बताया था लास्ट टाइम अपने पैरासिटो की वीडियो में कि फ्ली, फ्लाइज एंड लाइस ये थ्री, और दो और होते हैं टिक्स एंड माइट्स, ये अरेक्निडा में आ गए। इंसेक्टा में नहीं, ये क्लास अरेक्निडा। ठीक है, तो ये क्लास इंसेक्टा के इनको एक्टोपैरासाइट्स को खत्म करना है और अरेक्निडा के टिक्स एंड माइट्स को कवर करना है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक आइडियल एक्टोपैरासिटिसाइड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो भी हम एक्टोपैरासिटिसाइड ले रहे हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एक्टोपैरासाइट्स को कंट्रोल कर सके या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते, किल कर सके। दूसरा चीज, वो इफेक्टिव होना चाहिए हर स्टेज के लिए। जैसे कि अब इसकी L1 L2 L3 स्टेज होती हैं, तो हर स्टेज के लिए, चाहे अडल्ट स्टेज हो, चाहे प्यूपा स्टेज हो, चाहे लार्वी स्टेज हो, किसी भी स्टेज के लिए, हर स्टेज के लिए इफेक्टिव होना चाहिए एक्टोपैरासाइट। तीसरा, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए एनिमल के लिए। फोर्थ वन, ये स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग रेजिडुअल एक्टिविटी होना चाहिए कि अगर सरफेस पे हमने एनिमल के सरफेस पे पोर ऑन किया है या फिर स्प्रे किया है या फिर स्पॉट ऑन या फिर कोई भी डिपिंग की है, कुछ भी किया है, तो वो थोड़ा लॉन्ग रेजिडुअल एक्टिविटी होनी चाहिए सरफेस पे, हेयर और स्किन में। ठीक है। अब फिफ्थ वन होता है कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए और इसका कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना चाहिए स्किन पे या फिर वूल पे या फिर हेयर पे, और ये चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। बस यही सारे पॉइंट्स होते हैं। हम मेन जिसको पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। मेरा पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे लिखने में, तो सुनने पे ज़्यादा फोकस करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स मीन्स जो इंसेक्ट्स को किल करे। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है पायरेथ्रिन। पूरा एक साथ क्लासिफिकेशन बताना है या सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके चलना है? पायरेथ्रिन, चलो एक एक करके बता देती हूँ पहले, फिर लास्ट में पूरा कवर करा दूंगी। पायरेथ्रिन एंड पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड। पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड। ठीक है। तो पायरेथ्रिन जो होते हैं, पायरेथ्रिन मेनली बहुत जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रुप हम एक्टोपैरासिटिसाइड्स का देखें तो वो पायरेथ्रिन और पायरेथ्रॉइड्स ही होता है वेटनरी प्रैक्टिसेस में। ये क्योंकि वाइड स्पेक्ट्रम होता है तो इस वजह से इसका कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल पायरेथ्रिन और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल पायरेथ्रॉइड्स के अंदर आता है पायरेथ्रियम। पायरेथ्रियम जो कि क्राइसैंथेमम, हमने शायद एनसीईआरटी में एक फ्लावर का नाम भी पढ़ा था क्राइसैंथेमम, तो उस वाले फ्लावर से मिलता है क्राइसैंथेमम। ठीक है। नेचुरल नेचुरल अगर तुमसे कोई पूछ रहा है नेचुरल पायरेथ्रिन कौन सा है, तो वो है पायरेथ्रियम। पर अगर हम सिंथेटिक की बात करेंगे तो उसमें सारे आ जाते हैं, जैसे कि एलेथ्रिन, ये सबसे पहला सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है। एक सेकेंड। बायो एरेथ्रिन, एलेथ्रिन, परमेथ्रिन,
साइपरमेथ्रिन साइपरमेथ्रिन जो होता है काफी टॉक्सिक होता है। और डेल्टामेथ्रिन, ठीक है। फेनवेलरेट, अब तुम्हें याद जो करना है वो तुम मेनली परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, एलिथ्रिन और ये सारे याद कर लेना। और चाहो तो साइफ्लोथ्रिन भी याद कर लेना, साइफ्लोथ्रिन, ठीक है। और साइहेलोथ्रिन भी होता है। तो हमें मेनली क्या करना है, हमें एक दो एग्जांपल याद करने हैं और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है बहुत इजीली। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैंने बताया था पायरेथ्रिन के बारे में, तुम्हें तीन चार चीजें याद करनी है। मोस्ट वाइडली यूज्ड है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है। नेचुरल जो पायरेथ्रियम मिला है वो जीनस क्राइजेंथेमम फ्लावर से मिला है। अब इसका और जो सिंथेटिक है उसमें बता दिया है, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, बायोएलेथ्रिन, एलेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फेनवेलरेट, ये सारे जितने भी हैं। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो ये काम कैसे करता है, तो ये मेनली क्या करता है, ये सोडियम चैनल पे एक्ट करता है। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है हमारी, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि अंदर पोटेशियम अंदर होता है और सोडियम बाहर होता है। तो सोडियम जो है, सोडियम इनफ्लक्स होता है। और जब जब भी डिपोलराइजेशन स्टेट आने वाली होती है उससे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है और उस ओपनिंग होने से सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है और पोटेशियम जो है वो आउटफ्लो कर जाता है, ठीक है, आउटफ्लक्स हो जाता है उसका। बट इसमें क्या होता है कि ये सोडियम चैनल्स पे एक्ट करते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन पे, और ये एनहेंस कर देते हैं सोडियम के इनवर्ड मूवमेंट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर 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 जाएगा और सप्रेस कर देते हैं पोटेशियम के आउटफ्लो के। तो इसको बाहर जाने ही नहीं देंगे और इसको अंदर मतलब इसको और ज़्यादा आने दे रहे हैं, एनहेंस द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम इनफ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से रिपीटेटिव डिपोलराइजेशन होगा। क्योंकि अब सोडियम की वजह से क्या होता था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था, उसकी वजह से डिपोलराइजेशन स्टेट होती थी। तो रिपीटेटिव डिपोलराइजेशन स्टेट आएगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। तो बस यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बस तुम्हें पायरेथ्रियम जैसे ही याद हो जाए वैसे ही तुम सोडियम चैनल याद रख लो कि सोडियम चैनल को एक्ट करेगा, उसका इनवर्ड मूवमेंट को बढ़ा देगा। बस तुम्हें एक ही चीज याद करना है। अब देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर तुम याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसमें भी दो टाइप्स के सब ग्रुप होते हैं इसके, कि टाइप 1 और टाइप 2 पायरेथ्रियोइड्स। तो टाइप 1 जो पायरेथ्रॉइड्स होते हैं वो होते हैं नॉन साइनो पायरेथ्रॉइड्स, जिसमें एलेथ्रिन, परमेथ्रिन ये सारे आते हैं। और टाइप 2 जो साइनो पायरेथ्रॉइड्स होते हैं उसमें साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फेनवेलरेट्स वगैरह आते हैं। तो जो टाइप 2 पायरेथ्रॉइड्स होते हैं वो या तो ये वाला काम करते हैं कि इनफ्लक्स को बढ़ा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, दूसरा उनका काम क्या होता है कि वो सोडियम चैनल जो ओपन होता है ना, वो थोड़े से सेकंड के लिए होता है, क्योंकि ये फास्ट चैनल होता है। तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, फास्ट होते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं जनरली। बट इनको क्या करेगा, ये मिली सेकेंड्स के लिए होते हैं, तो इनका टाइम पीरियड को बढ़वा देता है, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करा देता है। मिली सेकेंड को सेकेंड के लिए ओपन करा दोगे तो कितना ज्यादा सोडियम इन्फ्लक्स हो जाएगा, और सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो डिपोलराइजेशन होगा, और डिपोलराइजेशन होगा रिपीटेटिव, तो फिर डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये करते हैं, बस ये ध्यान रखना। और टाइप 2 गावा पे भी एक्ट करता है। गावा कैसे काम करता था, गावा थोड़ा मैं ज्यादा डिस्टर्ब लिख रही हूँ, मैं अभी अगली स्लाइड से अच्छा अच्छा लिखती हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा शायद। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायरेथ्रॉइड्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये इतना ज़्यादा सेफेस्ट टाइप मतलब माना जाता है कि कोई मिनिमल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और या तो तुमने ओवर डोजेस खिला दिया है या फिर एक्सीडेंटली एक्सपोजर होने, ओरल एक्सपोजर से कभी कभी एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसमें एनिमल रेस्टलेसनेस हो जाएगा, हाइपर सलाइवेशन हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया, माइल्ड ट्रिमर्स, यही सब हो जाएगा। और कभी कभी मतलब डेथ भी हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से और डिप्रेशन की वजह से। बट इसमें कोई मतलब ट्रीटमेंट, अगर हम सोचें कि अगर हमें पायरेथ्रॉइड्स की टॉक्सिसिटी हो गई या फिर पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट देना है
तो कोई भी ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। व्हाट द मीन्स ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जब हमें दिख रहा है कि उसको सीजर आ रहे हैं, तो सीजर के लिए क्या देते हैं? सीजर के लिए हम कोई भी बारबिचुरेट्स दे सकते हैं उसे, ठीक है, जैसे डायजेपाम दे दो या फिर और भी कोई दे दो, क्लोरल हाइड्रेट दे दो, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। मतलब हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा रिवर्सिबल के लिए वो नहीं है, मतलब एंटीडोट टाइप का नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सबसे जो पहला कंपाउंड आया था सिंथेटिक में, वो आया था एलेथ्रीन। क्या आया था? एलेथ्रीन, ठीक है, जो सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद बायो एलेथ्रीन आया था। तो ये सब डॉग कैट्स इनके लिए सुटेबल होते हैं, ये शैम्पू स्प्रे की फॉर्म में आते हैं। ये फ्ली टिक्स मॉस्किटो वगैरह को रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं, किल करने में, ठीक है। अब बायो एलेथ्रीन जो होता है वो मॉस्किटो और फ्लाइज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब फ्लाई रेपलेंट भी बोलते हैं इसे। परमेथ्रिन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, थर्ड जनरेशन सिंथेटिक स्टेरॉइड्स बोला जाता है। और साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, जो कि है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। हमने पहला पढ़ लिया पायरेथ्रॉइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट। मुझे लगता है शायद लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो ठीक है। हाँ, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पायरेथ्रॉइड्स सॉरी, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। इनको ये क्या करते हैं, जो ACHE होता है, ACHE समझते हो तुम? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम क्या करता था कि जो भी ACH एंजाइम रिलीज होता था न्यूरोट्रांसमीटर, उसको उसका मेटाबोलाइजेशन करा दिया करता था, है ना, उसको मतलब खत्म करा के कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दिया उसने, एसिटाइल प्लस कोलिन मेनली, ठीक है। अभी क्या होगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पे जाके एक्ट करता है ये, तो उसको बाइंड कर लेगा और वो भी इनहिबिट कर देता है इसको इरिवर्सिबली। मतलब ये जरूर याद रखना है कि ये इरिवर्सिबली करता है, क्योंकि एक और पढ़ाएंगे अभी, वो रिवर्सिबली करेगा। तो इसने क्या किया, इरिवर्सिबली। अब हम इस एंजाइम को वापस सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इसने मतलब उसकी बाइंडिंग साइट से इससे जाके बाइंड कर लिया इरिवर्सिबली। एक बार बाइंड हो गया तो हो गया, इसको खराब कर दिया मतलब अल्टीमेटली इसने, कह सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अगर यही नहीं है तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, ACH एक्यूमुलेट हो जाएगा। ACH एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, अब जितने भी कोलिनर्जिक सिम्टम होते हैं, हाइपर कोलिनर्जिक एक्टिविटी हो जाएगी। हाइपर कोलिनर्जिक एक्टिविटी होने की वजह से क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, या तो निकोटिनिक सिम्टम आ सकते हैं, या फिर कैसे या फिर मस्करेनिक सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है, या फिर CNS के सिम्टम आ सकते हैं। अब देखो मैं लिखूंगी नहीं, बस तुम सुन लो, निकोटिनिक सिम्टम में क्या ही आता है, जैसे कि मसल ट्रिमर हो गए या फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, ये सारे होते हैं। मस्करानिक में क्या होता था, सलाइवेशन होता था, लैक्राइमेशन होता था, या फिर एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, यही सब तो होता है। GIT का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मेनली, ठीक है। और CNS में एक्साइटेशन, एटेक्सिया, सीजर, है ना, मियोसिस, यही सब होगा। तो ध्यान रखना कि अब इसकी पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जब भी हम ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए जो हमें देना होता है ट्रीटमेंट में, T/T लिख रही हूँ मैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए देते हैं ऑक्सिम, ठीक है। तो ऑक्सिम मेनली क्या होता है, ऑक्सिम होता है कोलिन एस्टरेस रीएक्टिवेटर, मतलब उसको वो रीएक्टिवेट करा रहा है, ठीक है। तो इसमें आते हैं पाम, डाम, मीना, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो पहली चीज तो हम ये दे सकते हैं, दूसरी चीज हम दे सकते हैं एट्रोपिन सल्फेट। तो मैं पता ही होगा कि एट्रोपिन सल्फेट क्या होता है, ACH एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे मेन है ये तो दे ही सकते हैं, बेलाडोना एट्रोपा से मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, हमने इसका ट्रीटमेंट भी करा लिया, ठीक है। तो अब हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट के तो नाम ही नहीं पता, हाँ ये भी तो याद करने। देखो सबसे सिंपल तो जो तुमने अपनी लाइफ में सुना होगा, मैलाथियोन। मैलाथियोन
ऐसे ही कोई चीटे वीटे निकलते हैं, तो कभी तुमने शायद घर में यूज किया हो, तो तब डाल देते हैं वो, तो उससे तुम्हें सबसे पहले मैलाथियोन याद हो सकता है, जैसे कि मैं बता, और बाकी तो तुमने याद ही किए होंगे, ठीक है। तो डाइक्लोरवॉस, ठीक है, और कूमाफॉस, कूमाफॉस, ठीक है, क्लोरोपायरीफॉस, ये भी सुना होगा काफी लोगों ने, क्लोरोपायरीफॉस, जैसे बोलते हैं ना क्लोरोपायरीफॉस पॉइजनिंग हो गई, कभी सुना हो। ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है एम्फीबियंस और फिश में, ये तो बैन भी हो चुका है काफी कंट्रीज में। क्लोरोपायरीफॉस अभी नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं पे यूज भी होता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। डाइक्लोरवॉस, कुमाफॉस, क्लोरोपायरीफॉस, और 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 भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इथियोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाकी के उतने याद करना जरूरी नहीं है, बस ऑर्गेनोफॉस्फेट कैसे काम करते हैं बस तुम्हें उतना पता होना चाहिए। तो बता दिया ना कैसे काम करते हैं, वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से इरिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कार्बामेट्स पे। थर्ड वन होता है कार्बामेट। तो कार्बामेट में क्या करते हैं, कार्बामेट के अंदर क्या होता है कि ये भी ACH एस्टरेज से बाइंड तो होता है, कार्बामेट बाइंड्स होगा इसी से, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से, बट ये रिवर्सिबल ही होगा। तो ध्यान रखना इसको, वापस लाना इजी है, ठीक है। ये रिवर्सिबल मतलब हम ACH उसकी इसकी कंसंट्रेशन को अगर कम करा दें कार्बामेट की तो वो जो है मतलब ACH एस्टरेज जो है वो हमें दोबारा रिगेन कर सकते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या देते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट कार्बामेट टॉक्सिसिटी के लिए। अब कार्बामेट में क्या क्या एग्जाम्पल है वो तो बता दो दीदी, ठीक है। तो कार्बाराइल, तीन एग्जाम्पल हैं इसके, कार्बाराइल, प्रोपॉक्सर और बैंडी वो कार्ब, ठीक है। तो तीन एग्जांपल याद कर लेना। देखो कार्बामेट से कार्बाराइल तो याद हो ही जाएगा, प्रोपॉक्सर भी इजी है, अच्छा बैंडियो कार्ब में भी कार्ब आ रहा है पीछे तो ये भी याद हो जाएगा। बैंडी प्लस तो याद ही होगी, बैंडियो कार्ब भी याद कर लेना, कोई उतना बड़ा महान काम नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बामेट भी हमने पढ़ लिया है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी है, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। बस उतना ही याद रखना है। फोर्थ वन, अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स पे। ऑर्गेनोफॉस्फेट कर लिए थे हमने, अब हम ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। तो हमने तो दीदी ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स भी नहीं पढ़े हैं, अच्छा। ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं, याद आ जाएंगी तुम्हारी शक्तियां तुम्हें। गामा BHC, गामा BHC क्या होता था जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसको हम लिंडेन भी बोलते थे, ठीक है। अच्छा तुमने एक डीमैग स्प्रे कभी देखा हो, अपने क्लिनिक्स पे तो काफी यूज होता है डीमैग स्प्रे, उसका सॉल्ट पढ़ना तो वहां पे लिखा होता है गामा BHC। तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, और क्योंकि ये हाईली बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरमेंटली नॉन परसिस्टेंट नेचर का होता है इस वजह से, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे तो ज्यादा पता नहीं है किसी को, बट माना जाता है कि ये आयन चैनल्स को इंटरफेयर करता है, ठीक है, आयन चैनल्स। तो सबसे फास्टेस्ट होते थे, तुमने भी पढ़ा होगा, लाइगेन गेटेड आयन चैनल्स आर द फास्टेस्ट वन, ठीक है। तो इसमें भी ये सोडियम आयन चैनल्स को इंटरफेयर करता है। तो सोडियम आयन चैनल्स का क्या करता है, ये प्रोलॉन्ग कर देता है टाइम को। अल्टीमेटली कहानी वहीं घूम रही है, बस तुम्हें कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे कि पायरेथ्रिन ने क्या किया, सोडियम चैनल का टाइम बढ़ा दिया या फिर सोडियम इनफ्लो बढ़ा दिया। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ने क्या किया कि ACHE को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, इरिवर्सिबली। और कार्बामेट ने क्या किया, रिवर्सिबल इनहिबिशन किया। ऑर्गेनोक्लोरिन्स ने क्या किया, फिर से सोडियम आयन चैनल्स का प्रोलॉन्ग कर दिया टाइम, और अल्टीमेटली क्या होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। डिपोलराइजेशन से क्या होगा, फिर अल्टीमेटली जब सस्टेन डिपोलराइजेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डेथ हो जाती है। बस सिंपल इतना ही में हमारा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी हमारा खत्म हो चुका है, बट हमें एक ही एग्जांपल बताया आपने। तो गामा बीएचसी के अलावा और भी चीजें होती हैं। अब देखो जैसे कि इसका साइड इफेक्ट देखें हमें ऑर्गेनोक्लोराइड्स की, तो नर्वस सिस्टम मेनली डिसफंक्शनिंग होता है। अब मैंने बताया था ना एक बार क्या क्या हो सकता है, वही सब रेस्टलेसनेस, मूविंग इन सर्किल, एबनॉर्मल एबनॉर्मल पोस्चर, ये सारा जितना भी है, और स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्स्टिकल, दीवार में सर मारेगा, वही सब करेगा और करता क्या है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल एक तो गामा बीएचसी होता है, एक होता है मिथॉक्सीक्लोर, मिथॉक्सीक्लोर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे, फिफ्थ। तो फिफ्थ में आता है फॉर्मामिडीन। फॉर्मामिडीन फॉर्मामिडीन इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो, उसमें आता है अमितराज। ये भी काफी ज्यादा सुना होगा तुमने, अमितराज अमितराज। तो अमितराज कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, पहले तो ये एक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लेट सिस्टम को, साइक्लेट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो है ये क्या करता है, ये एमएओ पे काम करता है। एमएओ क्या होता था, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। तो ये क्या काम करते थे, एमएओ एंड सीओएमटी मेनली रेस्पॉन्सिबल होते थे किसी भी एंजाइम को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते थे। तो एमएओ जब इनिबिट हो जाएगा, अगर हमने एमएओ को ही इनिबिट कर दिया, तो ये जो जो भी चीज होगी, जैसे ये है, कोई भी चीज है तो उसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी चीज में मेनली क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो मेटाबोलाइज नहीं करने देगा न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, उनका न्यूरोट्रांसमीटर का जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वही सारे सिग्नल आएंगे। और मेनली जो एमए होता था वो किसको करता था, तुमने देखा था वो एड्रेनर्जिक जो सिस्टम होता था उसमें काम करता था। तो ये मेनली अल्फा टू एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन करा देता है, एड्रेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो हमें क्या देना होता है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है और इसकी फॉर्मामाइड इंसेक्टिसाइड्स की, तो हमें देना होता है अल्फा टू एंटागोनिस्ट। ठीक है, अल्फा टू एंटागोनिस्ट, अब ये तो नाम याद होंगे ही, योहेम्बिन, ये तो याद ही होता है, एफ्रोडियासिक एजेंट है। ठीक है, और एटिपामेजोल इसी का। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 1। तो हमारा 6 जो है उसकी जो कैटेगरी है वो है, मुझे उसकी कैटेगरी याद नहीं रहती है, पता नहीं क्यों। नॉन नियो नियोनी आयरन, बस मैं तुम्हें उसके अंदर वाला पढ़ा दे रही हूँ, बाहर में जाना तो। ठीक है, इमीडा क्लोप्रिड। इमीडा क्लोप्रिड का काम कैसे करते हैं, ये भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, उससे बाइंड कर जाता है, बाइंड टू निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इससे बाइंड कर गया ये, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये डिसरप्शन कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर का, जो भी है, मतलब जो भी जैसे एसीएच रिलीज हो रहा होगा या फिर कुछ भी, तो उसका डिसरप्शन कर देगा। उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से जो भी एसीएच से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आएंगे। अब इसका भी कोई भी पॉइजनिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बस तुम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो इसके लिए भी। और अब हम आ जाते हैं, बाकी का हमें याद रखना है, एक होते हैं फिनाइल 7वां। ठीक है, फिनाइल पायराजोल इंसेक्टिसाइड्स। तो फिनाइल पायराजोल इंसेक्टिसाइड्स में क्या याद रखना है, दो चीज होती हैं, एक होती है फिप्रोनिल, फिप्रोनिल, और एक और होती है पायरीपोल, पायरीप्रोल। फिप्रोनिल और पायरीप्रोल ये दोनों कैसे काम करते हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन काम करती थी, सेम वैसे ही काम करता है ना। अभी मैं आइवरमेक्टिन कैसे काम करती थी मैं बताऊंगी आगे, तो इसी वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और तुम्हें पता ही होगा, मैं अगली वीडियो में भी दे दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 8th कैटेगरी पे, जो कि हमने अभी इतने सारे कवर किए हैं। तो उसमें आ जाता है सेमी कार्बोजोन इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें मेटाफ्लूमिजोन आता है, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, मेटा
फ्लूमीजोन। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। तो इसने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा, बताओ क्या होगा, कि सोडियम इनफ्लक्स नहीं होगा। सोडियम इनफ्लक्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी। मतलब डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली पैरालिसिस हो जाएगी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंसेक्ट की। तो ये ध्यान रखना है, ये मेटाफ्लूमीजोन किसके अंदर था, सेमी कार्बाजोन के अंदर, सेमी कार्बाजोन डेर इंसेक्टिसाइड्स। ये सारे अभी तक जितने भी कवर कर रहे थे हम इंसेक्टिसाइड ही कवर कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना है ना। अभी हम सिर्फ पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड। अब आ जाते हैं बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स। बोटानिकल इंसेक्टिसाइड्स में हमें प्लांट्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कि रोटीनॉन। रोटीनॉन जो है जिसको डेरिस भी बोलते हैं, शायद तुमने सुना हो, ये डेरिस एक्सट्रैक्ट से मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको इनहिबिट करा देता है। अब उसका पूरा मैकेनिज्म समझाने में काफी टाइम लगेगा, कि वो जो मेनली कॉम्प्लेक्स वन जो होता है NADP डिहाइड्रोजिनेस उसको इनहिबिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो फ्लेवोप्रोटीन और कोएंजाइम यूबिक्विनोन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ATP नहीं बनेगी। ATP नहीं बनेगी तो फिर मरेगा ही मरेगा। ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करा देता है ये, है ना। तो ये ध्यान रखना कि बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स में हमें रोटिनोन और डेरिस एक्सट्रैक्ट याद रखना है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए भी सिम्टोमेटिक सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। अब कुछ कुछ जैसे कि होते हैं सिट्रस ऑयल, ठीक है, और लीनालूल ऑयल, ये सारे भी होते हैं जो कि इमोबिलाइजेशन करा देते हैं, न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं, है ना। बस इतना ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप में। ये हमारा था इंसेक्टिसाइड पहला ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप है हमारा एवरमेक्टिन ग्रुप। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा, एवरमेक्टिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आइवरमेक्टिन और मिल्वीमाइसिन। ठीक है, तो आइवरमेक्टिन में याद है कि नहीं है, चलो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, एक हमारे पास इसकी ट्रिक भी है, हम दूसरी वाली वीडियो में डालेंगे इसके लिए, जो हमने जो ट्रिक याद की थी। ठीक है, मैंने जो बनाई थी ट्रिक उसके लिए ये था कि एक डोरा नाम की लड़की है, डोरा डोरा नाम की लड़की है, उसके जो पापा हैं, डोरा के अब्बा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, है ना, बेचते हैं। क्या बेचते हैं, एप्रन। एप्रन को ऐसे लिखना है, एप्रन। ठीक है, तो डोरा मैक्टिन, सबके पीछे मैक्टिन मैक्टिन लगा दो, एबा मैक्टिन, एप्रीनोमैक्टिन, सेलामैक्टिन। ठीक है, तो डोरा, अब्बा, सेल, एप्रिन, ये सारे आइवरमेक्टिन के अंदर आ जाते हैं। डोरामैक्टिन, एबामैक्टिन, सेलामैक्टिन, एप्रिनोमैक्टिन, है ना। और मिल्बीमाइसिन के अंदर क्या आता था, मिल्बीमाइसिन ऑक्सिम, मिल्बीमाइसिन ऑक्सिम और मॉक्सीडैक्टिन। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करते हैं, बस इसके बारे में और पढ़ लेते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काफी लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि देखो इसका बहुत सिंपल होता था कि ये ग्लूटामेट गेटेड आयन चैनल्स पे जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, और मेनली इसको करता है, और गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल पे भी काम करता है। ग्लूटामेटेड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल और गाबा गेटेड क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे गाबा गेटेड और ग्लूटामेट गेटेड आयन चैनल्स हैं, सपोज कर लो। ठीक है, तो ये हमारे गाबा वाले हैं और ये वाले हमारे ग्लूटामेट वाले हैं, ये सपोज कर लो। तो ये क्या कराएंगे, क्लोराइड का इन्फ्लक्स करा रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके क्या करा रहे हैं, क्लोराइड का इन्फ्लक्स करा रहे हैं। जब क्लोराइड की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आएगी। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। ठीक है, बस यही। और मैंने जो तुम्हें अभी बताया था कि जो फिप्रोनिल और पायरिप्रोल होता था वो इसी की तरह काम करता था, आइवरमेक्टिन की तरह। मैंने वहां पे बताया नहीं था, इसी वजह से 7th नंबर वाला जो मैं बता रही थी तुम्हें। ठीक है, तो इसी की तरह सेम काम करता है। अब कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि 3rd नंबर पर, जैसे पहला हमने इंसेक्टिसाइड पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एवरमेक्टिन ग्रुप। ठीक है, तीसरा होता है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, तो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर कुछ जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग्स आते हैं।
ठीक है, जो कि क्या कराएंगे, ये मेनली क्या कराते हैं कि जैसे कि जो भी मैं बताती हूँ कैसे बताना है। जो भी जैसे कि जब नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जब हो रही होती है इंसेक्ट की, तो उसको इंटरफेयर कर देते हैं, उसको मिमिक करते हैं नेचुरल इंसेक्ट हार्मोन को, उसको काम ना करने की वजह से। तो उस जो भी वो सिंथेसिस करना चाहता है, जैसे कि एक्सोस्केलेटन सिंथेसिस करते हैं, कुछ कुछ काइटिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वही नहीं बन पाएगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग। अब इसमें बस नाम याद कर लो तुम। एक है मीथोप्रिन, ठीक है, बस इतना याद कर लो। और याद कर पाओ तो पायरीप्रोक्सीफैन भी याद कर लेना, पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, काइटिन को सिंथेसिस नहीं होने देंगे, सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारी, वो आती है मिसलेनियस की। मिसलेनियस एजेंट तो क्लोजेंटल, बोरेट, ये सारे भी एंटी पैरासिटिक एजेंट की तरह काम करते हैं, तो ये भी दिए जाते हैं। अब फिफ्थ कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारी रेपेलेंट की। तो रेपेलेंट में तो तुम्हें भी पता है क्या क्या यूज किया जाता है। जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे यूज किए जाते हैं, और मेनली एक कंपाउंड याद कर लेना, डीट। व्हाट इज इट? डीट। डीट की फुल फॉर्म क्या है? डाई इथाइल टोलो टोलोअमाइड, डोलोमाइट। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये काफी अच्छा है। ये तो हमें पैथो में भी पढ़ाया गया है, तो इसी वजह से याद कर लेना। जितनी भी कैटल्स वगैरह होते हैं उनको फ्लाइज वगैरह से जब भी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, क्यूलिकॉइड्स मेनली जब अटैक करते हैं हॉर्सेज और कैटल्स पे, तो उनके लिए रेपेलेंट जो यूज किया जाता है वो डीटी होता है। और डीट की जो होते हैं स्प्रे, लोशन, ये सब आते हैं 10 to 30% डीट का। एक होता है ब्यूटॉक्सी पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये भी बाकी के, और सिट्रोना ऑयल, ये सारे मैंने जितना भी बोला ना कि ऑयल जितने होते हैं वो सारे रिपेलेंट होते हैं। ठीक है, अब सिक्स कैटेगरी होती है एक सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक क्या होते हैं कि ये खुद से कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे रहे हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स के साथ दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स को मेनली। अब जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसोमल एंजाइम क्या कर रहे थे, वो मेटाबॉलिज्म का काम कर रहे थे, हमने माइक्रोसोमल एंजाइम को ही इनिबिट कर दिया। तो जो भी हमने इंसेक्टिसाइड दिया है वो उसका डिग्रेडेशन नहीं होने दे रहा है, तो उसके टाइम को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्रिएट करा पा रहा है, तो इसी वजह से हम देते हैं सिनर्जिस्टिक्स को। तो सिनर्जिस्टिक्स में जो हम देते हैं एन ऑक्टाइल बाईसाइक्लोहेप्टेन डाइकार्बोक्सामाइड। इतना लंबा नाम तो नहीं याद करोगे तुम, है ना। और एक होता है पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड, पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने बताया था ना कि पायरेथ्रॉइड्स जो होते हैं उनके साथ काफी दिए जाते हैं, तो एक बार याद रखना कि उनके साथ दिए जाते हैं, पायरेथ्रॉइड्स के साथ। पायरेथ्रॉइड्स के साथ कौन सा वाला दिया जाता था ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पर ध्यान रखना है कि पायरेथ्रॉइड्स के साथ ही दिए जाते हैं। और भी काफ़ी चीज़ों के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन को कभी कभी क्लोरोपाइरीफॉस के साथ कंबाइन किया जाता है, पर इधर नहीं है वो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देखो, अभी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले कैटेगरी थी हमारी इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स में भी हमने पायरेथ्रिन ग्रुप याद किए, जिसमें नेचुरल में पायरेथ्रियम, सिंथेटिक में ये साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, डेल्टा मैथरिन, बस कुछ भी नहीं, इतना याद कर लेना। ठीक है, ये क्या करते थे, ये सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स को काफी देर तक बढ़ा दिया करते थे और सोडियम चैनल को सप्रेस कर दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या करते थे वो, ऑर्गेनोफॉस्फेट में ACH एसिटाइल कोनिन एस्टरेज को इनिबिट कर दिया करते थे इरिवर्सिबली, जिसकी वजह से ACH की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती थी। ऑर्गेनो कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या करते थे, कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर रिवर्सिबली उसको इनिबिट करते थे। ठीक है, अब जो है हम आ जाते हैं
ऑर्गेनोक्लोराइड्स क्या करते थे, ये भी सोडियम आयन चैनल्स पे इफेक्ट करके प्रोलॉन्ग कर दिया करते थे उसके टाइम को। फॉर्मामिडिन्स के अंदर भी अमितराज आता है, वो क्या करता था, वो मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस MAO को इनिबिट कर दिया करते थे, जिसकी वजह से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता था। ठीक है, इमिडा क्लोप्रेट, सॉरी गाइस मैंने इसका वो नहीं बताया, नियोनिमेटिक कुछ ऐसे है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और सेवेंथ पे आता है फिनाइल प्रोफाइलिन, ये मैंने जो बताया ये आइवरमेक्टिन की तरह हम काम करेगा। तो आइवरमेक्टिन कैसे काम करता है, गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल और ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, इन दोनों पे जाके काम करता है वो। ठीक है, तो इससे हो जाएगा तुम्हारा मेटाफ्लूमीजोन, ये जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। बाकी सारे क्या कर रहे थे, सोडियम चैनल को बढ़वा रहे थे, ये अकेला ब्लॉक कर रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा सा लगा था मुझे। ठीक है, बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिसमें रोटिनॉन आता है, डेरिस एक्सट्रैक्ट, जो कि ऑर्गेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनिबिट करा देता है। ठीक है, और सिट्रस ऑयल आते हैं कुछ कुछ। और सेकेंड ग्रुप ये था इंसेक्टिसाइड ग्रुप। इंसेक्टिसाइड ग्रुप के बाद हम एवरमेक्टिन ग्रुप की बात कर रहे थे, जिसमें आइवरमेक्टिन और मिल्वीमाइसिन था। मैंने इसका ट्रिक भी याद कराया था तुम्हें कि डोरा अब्बा सेल एप्रेन, डोरा के अब्बस सेल करते हैं एप्रेन को। ठीक है, मिल्वीमाइसिन ग्रुप ये सारे ग्लूटामेट और गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स पे जाके ऐड करते हैं। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, मिसलेनियस होते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स, रिपेलेंट्स होते हैं जिसमें डीटी याद कर लेना, एंड सिनर्जिस्टिक होते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है।